एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने स्टेरिलाइजेशन के अंदर ऑटोक्लेव के बारे में। अभी हमारी स्टेरिलाइजेशन सीरीज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और उसमें मेनली हम लोगों ने बात करी थी अपने हॉट एयर ओवन के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑटोक्लेव के बारे में। और देखिए, ये दोनों के दोनों ही टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे भी इन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यही दोनों हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाली स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स हैं। मतलब अगर हमें यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन करना होता है तो या तो हम मोस्टली हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं या तो हम लोग यहाँ पे अपने ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोनों टॉपिक के बारे में आप लोग को बहुत डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर अपने ऑटोक्लेव को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ऑटोक्लेव हमारा आ जाता है हमारे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसी को देखते हैं कि हमारा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन आखिर क्या होता है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी अपने ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ड्राई हीट को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे अपने मॉइस्ट हीट के बारे में और इसी के अंदर हमारा एक टाइप होता है ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव हमारा इसी के अंदर में हमें देखने को मिलता है। बाकी देखिए, अगर हम लोग सिंपली बात करें ना तो देखिए, मॉइस्ट हीट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ड्राई हीट में हमारा क्या होता था। देखिए, ड्राई जो हीट थी हमारी, तो उसमें हम लोग यहाँ पे हीट का डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे। जैसे मान लो हम लोगों ने कोई फ्लेम वगैरह, मान लो ये हमारा कोई फ्लेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इस फ्लेम के टच में लाते थे, है ना, और ये हमारा हो जाता था डायरेक्ट हीट का सोर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए, मॉइस्ट हीट में क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा नाम से ही देखें तो मॉइस्ट का मतलब थोड़ा सा हमारा मॉइस्चर से हो गया, और मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नमी या फिर कह सकते हो हमारा स्टीम वगैरह से हो गया। तो यहाँ पे देखिए, मॉइस्ट हीट में हम लोग करते क्या है, मॉइस्ट हीट में बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने जो है कह सकते हो स्टीम का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। स्टीम मतलब आप लोग ऐसे समझिए कि सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोग पानी वगैरह को उबालते हैं। ठीक है, तो पानी वगैरह को उबालने के बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पानी को गर्म किया या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग जब गर्म करते हैं और उसको किसी चीज़ से ढक देते हैं, ठीक है, ऊपर से किसी चीज़ से कवर कर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जिससे हम जिस भी चीज़ से हम लोगों ने कवर किया होता है वहाँ पर हमें यहाँ पे स्टीम देखने को मिलती है ना, हमारी कह सकते हो भाप बन जाती है। तो वो जो हमारी कह सकते हो स्टीम होती है, भाप होती है, जब हम लोग उससे किसी चीज़ को यहाँ पे स्टेरिलाइज करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। और देखिए, ये हमारा ड्राई हीट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब ड्राई हीट के कंपेयर में हमारी मॉइस्ट हीट ज़्यादा इफेक्टिवली स्टेरिलाइजेशन करती है और ये ज़्यादा इफेक्टिवली यूज भी की जाती है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन दैट यूजेज स्टीम और हॉट वाटर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस इन स्पोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीनेचरिंग प्रोटीन्स। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारा प्रोसेस जो आई होगी डीनेचर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब प्रोसेस सेम ही है, हमारा प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा। मतलब प्रोटीन्स हमारे कह सकते हो जो भी जम जाएंगे, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोटीन का यूज कर नहीं पाएगा और बैक्टीरिया यहाँ पे डेथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा यूज क्या होगा, स्टीम या फिर हॉट वाटर। बाकी देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड मेथड्स ऑफ फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैरायटी ऑफ आइटम्स पार्टिकुलरली इन मेडिकल एंड लैबोरेटरी सेटिंग्स। तो वही चीज़ है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। मतलब कि आज के दिन में स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे मॉइस्ट हीट का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और इसके अंदर भी हम लोग क्या सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, हमारे ऑटोक्लेव को। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी हो जाती है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरी हो जाती है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और तीसरी कैटेगरी हो जाती है हमारी टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि भाई बिलो वाले में क्या होगा कि हमारा हम लोग जो है 100 डिग्री से कम सेल्सियस रखेंगे, मतलब टेम्परेचर को, है ना। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे 3 टाइप आ जाते हैं। पहला आ जाता है स्टीम, दूसरा हो जाता है पास्चराइजेशन और थर्ड आ जाता है इंस्पाइसेशन। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे इन सभी को भी डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, अपने ऑटोक्लेव के साथ साथ। बाकी अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसके अंदर हमारा टेंडलाइजेशन और बॉइलिंग आ जाता है, और थर्ड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर हमारा आ जाता है ऑटोक्लेव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, बाद में हम लोग यहाँ पे इन पांचों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ऑटोक्लेव के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ऑटोक्लेव के बारे में, तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा जो है दिखने में कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। बाकी हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल फिगर हम लोग यहाँ पे इसका देखेंगे ही, ये वाला। और बाकी आप लोग को यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे ये किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है एक स्पेशलाइज्ड हाई प्रेशर डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस रिक्वायरिंग एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, इसमें आप लोग पहली बात तो ये समझिए कि सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें यहाँ पे यूज होता है हमारे यहाँ पे हाई प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ साथ हमारे यहाँ पे हाई टेम्परेचर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमें यहाँ पे हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पे हाई प्रेशर को भी मेंटेन करना पड़ता है। और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल भी हो जाता है, मतलब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ऑटोक्लेव के अंदर कि इसमें हम लोग यहाँ पे हाई प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अब क्यों करते हैं तो वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इट वर्क्स बाय यूजिंग हाई प्रेशर स्टीम एट अ हाई टेम्परेचर टू किल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड स्पोर्स, मेकिंग इट वाइडली यूज्ड इन मेडिकल, डेंटल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। तो देखिए सबसे पहली बात, इसका यूज हम लोग जो है सारे मेडिकल, डेंटल, माइक्रोबायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में करते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन के लिए। और बाकी यहाँ पे ये करता क्या है, ये हमारा जो है एक बहुत ही हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है, मतलब देखिए होती यहाँ पे भी स्टीम ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर की स्टीम हम लोग यूज करते हैं, किसको किल करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड स्पोर्स को किल करने के लिए, ठीक है। बाकी देखिए आप लोग यहाँ पे आई होप कि बेसिक पहला बार देख के आई हो, ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें आप लोग को पता ही होंगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए इसका प्रिंसिपल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ना आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता हो तो देखिए वाटर जो होता है, वाटर, ठीक है, तो वाटर क्या होता है भाई, वाटर जो है बॉयल कितने टेम्परेचर पे होता है, वाटर हमारा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वाटर बॉयल होता है तभी तो हमारी स्टीम क्रिएट होती है ना। यानी सिंपल सी बात करें तो जो हमारी स्टीम है, ठीक है, ये तो हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बनना चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑटोक्लेव पे हमें यहाँ पे स्टीम को ही मतलब हम लोग यहाँ पे ऑटोक्लेव में स्टीम को ही जनरेट करते हैं, ठीक है, और यही स्टीम हमारी बैक्टीरिया वगैरह को किल करती है। मतलब यही स्टीम हमारी, ये स्टीम हमारी इतनी पावरफुल होती है कि ये हमारे जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको पेनिट्रेट, मतलब कि उनकी जो भी पेनिट्रेट का मतलब होता है, कह सकते हो उनको मतलब कह सकते हो उनको भेदना, मतलब कि जैसे मतलब कि पेनिट्रेट, मतलब कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, तो इसने इस पेपर को जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, मतलब इसके आर पार चली गई। तो यहाँ पे देखिए स्टीम क्या होता है कि बैक्टीरिया को पेनिट्रेट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स वगैरह हैं, जो भी उसके सेल्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको किल कर देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमें स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं चाहिए होती है, बल्कि हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्टीम चाहिए होती है, मतलब कि जो थोड़ा हाई प्रेशर पे और मतलब थोड़ा हाई टेम्परेचर की स्टीम चाहिए होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम तो यही है कि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर की स्टीम को पैदा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा रूल, एक हमारा लॉ होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे प्रेशर के, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ जाता है, और अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर को कम करते हैं तो टेम्परेचर भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो देखिए ऑटोक्लेव में हम लोग करते क्या है, ऑटोक्लेव में हम लोग यहाँ पे अपने प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर को हम लोग यहाँ पे इतना बढ़ा देते हैं कि जो यहाँ पे इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, मतलब नॉर्मली देखिए समझिएगा कि नॉर्मली तो हमारा जो वाटर है वो हमारा कह सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है, नॉर्मल प्रेशर पे। लेकिन यहाँ पे ऑटोक्लेव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रेशर को इतना बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के हमारा जो है लगभग 121 या फिर 120 लगभग 121 डिग्री सेल्सियस से लेके 137 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग यहाँ पे 15 LBS, ठीक है, तो 15 जो है 15 जो है PSI का जब प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में देखिए तब आप लोग समझ जाओगे। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बट बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। द ऑटोक्लेव फंक्शंस बाय हीटिंग वाटर टू क्रिएट स्टीम विच इज प्रेशराइज्ड इन अ सील्ड चैम्बर। तो देखिए सबसे पहली बात वही है कि ये हमारा क्या करता है। देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी वर्किंग को समझना चाहें तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक हमारा यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा होता है ऑटोक्लेव में, ठीक है, जैसे हमारे समझ लीजिए हीटर टाइप का होता है जो कि इसको हीट करता है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा होता है बास्केट, ठीक है, मतलब ये हमारा कह सकते हो वो मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम लोग अपना जो भी चीज़ हमें स्टरलाइज करनी होती है उसको हम लोग इसी के ऊपर रखते हैं। और यहाँ पे देखिए इसके इस लेवल के इसके नीचे जो लेवल होता है वहाँ तक हमारा वाटर फिल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये हमारा जो है इसी वाटर को हीट करना चालू करता है। और जब ये वाटर हीट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टीम को जनरेट करता है ना, स्टीम जनरेट होती है इससे। अब ये जो स्टीम जनरेट होती है यही हमारा जो भी कह सकते हो इसके ऊपर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट प्लेस होंगे जिसको हमें स्टरलाइज करना होगा, जैसे जो भी हमारा ग्लासवेयर हो सकता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, वो यहाँ पे स्टीम यहाँ पे इसको पूरी तरीके से स्टरलाइज कर देगी। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग वाटर को हीट करते हैं ताकि हमारी स्टीम जनरेट हो जाए, विच इज प्रेशराइज्ड इन अ सील्ड चैम्बर। और देखिए वे चीज़ है कि ये हो गई नॉर्मल चीज़ें, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे
प्रेशर को जो है 15 PSI तक मेंटेन करते हैं, ठीक है, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, तो पर स्क्वायर इंच में हम लोग यहाँ पे 15 पाउंड का प्रेशर मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये हमारा लगभग जो है 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब ये वाटर जो है 121 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टीम काफ़ी हाई टेम्परेचर की जनरेट होती है, और ये स्टीम हमारी बहुत पावरफुल होती है, जो कि हमारे सारे बैक्टीरिया को पेनिट्रेट कर देती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अलाउज द स्टीम टू पेनिट्रेट ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स इफेक्टिवली स्टरलाइजिंग देम। तो वही चीज़ है कि जब हमारा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो स्टीम होती है, ये हमारे किसी भी बैक्टीरियल या फिर ऑब्जेक्ट को इजिली पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर देती है। अब वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए लॉ कौन सा यूज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ व्हेन वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज केप्ट कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वही चीज़ है कि हमारा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर टू अराउंड 15 to 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, यानी कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को देखिए, इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 15 PSI प्रेशर रखा, तो हमारा टेम्परेचर पहुंच जाएगा 121 के आसपास, ठीक है, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे इससे और बढ़ाया, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 20 करा, ठीक है, तो ये लगभग और बढ़ के 124 125 तक पहुंच जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पे 30 कर दिया तो ये लगभग 134 से लेके 137 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो देखिए जनरल सेटिंग यही होती है कि जनरल सेटिंग हमारा क्या होता है, देखिए मोस्ट कॉमन सेटिंग यही होती है जिसमें हम लोग प्रेशर को 15 PSI मेंटेन करते हैं, तो टेम्परेचर हमारा 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो देखिए भाई यही चीज़ लिखी हुई है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर टू अराउंड 15 to 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इन द चैम्बर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम लोग यहाँ पे 15 PSI प्रेशर मेंटेन करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है, ठीक है, अलाउिंग द स्टीम टू रीच टेम्परेचर अराउंड 121 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्टीम है वो 121 डिग्री सेल्सियस पे जाके जनरेट होती है, जो कि काफ़ी पावरफुल हो जाती है, ठीक है, और मोर या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन सेटिंग हमारी यही देखने को मिलती है। तो देखिए यही होता है हमारे यहाँ पे सिंपल सा ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन देखिए इसका काफ़ी सिंपल सा होता है। जैसे सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर हमारे कुछ मेजर कंपोनेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है हमारा चैम्बर। तो चैम्बर देखिए यही होता है हमारी ये जो पूरा आउटर बॉडी होती है इसकी, ठीक है, जो भी इनर बॉडी है और आउटर बॉडी है, ये हमारा इसका चैम्बर हो जाता है, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी मटेरियल है जिसको स्टरलाइज करना है इसी के अंदर रखते हैं। द मेन बॉडी ऑफ ऑटोक्लेव, तो देखिए ये हमारी मेन बॉडी होती है, टिपिकली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और अदर कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। तो ज़्यादातर ये हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है या फिर किसी भी ऐसे मटेरियल से जो कि जंग वगैरह जिसमें ना लग पाए, ठीक है, कोरोजन मतलब जंग वगैरह ना लगे, उससे बनी होती है, उस टाइप के मटेरियल से। वेयर एपरेटस नीड्स टू बी स्टरलाइज्ड प्लेस, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी एपरेटस हमें स्टरलाइज करना है उसी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पे लिड या फिर डोर, ठीक है। तो देखिए लिड या फिर डोर में क्या होता है, इट क्लोजेस द चैम्बर इक्विप्ड विद द लॉकिंग मैकेनिज्म टू इंश्योर सेफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए लिड मतलब यही हमारा, डोर मतलब इसका जो ढक्कन होता है, ठीक है, मतलब ये हमारा जो इसके ऊपर हम लोग रखते हैं। अच्छा देखिए ऑटोक्लेव को ना थोड़ा सा आप लोग जो है प्रेशर कुकर से इमेजिन कर सकते हो। ये बिल्कुल हमारे प्रेशर कुकर की तरह ही होता है। जैसे प्रेशर कुकर में भी क्या होता है, हमारा अंदर प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी खाना वगैरह है काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो देखिए वही चीज़ है कि जो हमारी टेम्परेचर जो है जब प्रेशर के साथ होता है, ठीक है, तो वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टरलाइज वगैरह हो जाती हैं। तो ये भी बिल्कुल हमारे एक टाइप का प्रेशर कुकर की तरह होता है, जिससे हम लोग लिड को बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से ढक देते हैं, जिसकी वजह से अंदर यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर मेंटेन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, लिड या फिर इट क्लोजेस द चैम्बर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस लिड में ना यहाँ पे हमारे कुछ लॉकिंग सिस्टम लगे होते हैं, मतलब ये इसको पूरी तरीके से अच्छे से लॉक कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी कुछ ऐसे लॉकिंग स्कील्स फिट होती हैं, ठीक है, जो कि इसको यहाँ पे अच्छे से हम लोग यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है, घुमा के। जैसे आप लोग यहाँ पे इस वाले इमेज में देख सकते हो, ये देखो ये हमारे इसके अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म लगे होते हैं, जो कि इसको यहाँ पे क्या करते हैं, ढक्कन बंद करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, समझ लो, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड आ जाता है वायर बास्केट। तो देखिए वायर बास्केट हमारा क्या होता है, ये हमारा जो भी मटेरियल है उसको होल्ड करता है। देखिए होल्ड इसका मतलब ये है कि जैसे इसके अंदर हम लोग मटेरियल को कहाँ रखते हैं, हम लोग इसी बास्केट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर तो डाल नहीं देंगे, पानी हमारे इसके नीचे तक हमारा पानी मेंटेन रहता है, ठीक है, वाटर मेंटेन रहता है, और इसी के ऊपर हम लोग मटेरियल को रखते हैं। और देखिए ये हमारा ना परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे जैसे ये बास्केट हो गया तो इसके अंदर हमारे होल्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं होल्स के थ्रू क्या होता है, जो स्टीम इसके अंदर से जनरेट होती है वो इन्हीं होल्स के थ्रू यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के हर एक जगह पे कह सकते हो अच्छे से पूरे ऑब्जेक्ट को कह सकते हो स्टरलाइज करती है ना। तो यहाँ पे होल्स होते हैं, इसी के ऊपर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे यहाँ पे परफोरेटेड या फिर वायर बास्केट। उसके बाद देखिए प्रेशर गॉज। तो देखिए प्रेशर गॉज क्या होता है, इट डिस्प्लेस द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये हमारा जो है एक प्रेशर गॉज लगा होता है और ये हमारा कितना प्रेशर इसके अंदर मेंटेन है उसको यहाँ पे शो करता है, मतलब कितना प्रेशर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए सेफ्टी वॉल्व। तो देखिए इफ द प्रेशर बिकम्स टू हाई देन दिस वॉल्व लेट स्टीम एस्केप एंड प्रिवेंट एक्सप्लोजन। तो देखिए अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो आपके घर में जो कुकर जो भी हमारे कुकर का ढक्कन होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर का, तो उसके ऊपर भी हमारा एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। तो ये सेफ्टी वॉल्व क्या होता है कि ये सेफ्टी वॉल्व जो है हमारा कह सकते हो कुकर वगैरह को जो है एक्सप्लोजन, यानी कि जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो कई घरों में ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं कि कुकर हमारे यहाँ पे एक्सप्लोज, यानी कि थोड़ा सा कह सकते हो बर्स्ट हो जाता है, दग जाता है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए, क्योंकि भाई प्रेशर अगर यहाँ पे देखिए कुकर में प्रेशर जब बनता है तो उसको रिलीज करने के लिए हमारी क्या होती है, कुकर के अंदर विशल सीटी लगी होती है ना, उसी के थ्रू हमारा जो भी एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी कभी सीटी जब आना खराब हो जाती है, ठीक है, वो आना बंद हो जाती है, तो हमारा ये सेफ्टी वॉल्व लगा होता है ताकि जो हमारा प्रेशर है अगर वो बहुत ज़्यादा बने तो वो इसके थ्रू बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारे ऑटोक्लेव में भी हमारा एक सेफ्टी वॉल्व होता है, ठीक है, मतलब इस टाइप का हमारा एक सेफ्टी वॉल्व होता है। तो अगर हमारा प्रेशर इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, कि जिसकी वजह से ये हमारा एक्सप्लोड या फिर बर्स्ट वगैरह हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है, ये सेफ्टी वॉल्व हमारा निकल जाता है और यहाँ से हमारा जो है प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, जो कि हमारा हीट प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड द हीट नेसेसरी टू जनरेट स्टीम, इट कैन बी आइदर इलेक्ट्रिक और गैस पावर्ड। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कह सकते हो एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। अब ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी से भी पावर्ड हो सकता है या फिर गैस से भी हो सकता है, ठीक है, मतलब गैस के थ्रू भी जनरेट हो सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी वाला ही होता है। और फाइनली हमारा आ जाता है इसके अंदर हमारे यहाँ पे स्टीम रिलीजिंग वॉल्व। तो देखिए स्टीम रिलीजिंग वॉल्व हमारा यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से हमारे स्टीम रिलीजिंग वॉल्व देखने को मिलता है। अब ये क्या करता है, देखिए इट अलाउज द एयर एंड स्टीम टू गो आउट व्हेन वाटर इज फर्स्ट हीटेड एंड प्रोसेस इज कंप्लीटेड। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे ये हमारा ऑटोक्लेव है, ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अंदर हमारा मटेरियल को रखा और हमारी स्टीम को हीट करना चालू किया। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारा जब ऑटोक्लेव नहीं जो है ऑटोक्लेव रखा है तो इसके अंदर हमारी काफ़ी कह सकते हो कोल्ड एयर होगी, ठंडी ठंडी हवा होगी, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको हीट करना चालू करेंगे तो इसके अंदर की जो ठंडी हवा है वो हमारा थोड़ी देर कह सकते हो बाहर निकल जाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे मटेरियल को रखेंगे, ऑटोक्लेव स्टार्ट करेंगे, तो लगभग कह सकते हो थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग इसको यहाँ पे इस चीज़ को निकाल देंगे। और यहाँ पे कह सकते हो एक होल टाइप का होता है, ठीक है, एक होल टाइप का होता है जिसमें फिट होता है, तो इसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, इस स्टीम रिलीजिंग वॉल्व को निकाल देंगे, जिसकी वजह से जो भी कह सकते हो कोल्ड एयर है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, है ना, जितनी भी ठंडी हवा है। और उसके बाद जब 1-2 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा से टाइट कर देंगे। और उसके बाद जितना होल्डिंग टाइम है, जैसे जनरली यहाँ पे हम लोग जो है इसको लगभग जो है 15 से 30 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जैसे 30 मिनट कंप्लीट हो गए तो हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा से निकाल देते हैं ताकि जो भी स्टीम इसके अंदर बनी है वो यहाँ पे निकल जाए और हमारा मटेरियल यहाँ पे ठंडा हो जाए और उसको हम लोग निकाल सके। तो इसका देखिए 2 यूज होता है। सबसे पहले जब व्हेन वाटर इज फर्स्ट हीटेड, ठीक है, तो जब हमारा वाटर सबसे पहले हीट होता है तब हम लोग उसको निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दोबारा से लगा देते हैं। और उसके बाद जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा से परमानेंटली निकाल देते हैं ताकि जो भी स्टीम बनी है वो बाहर अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये था हमारे यहाँ पे सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस ऑटोक्लेव को बहुत ही अच्छे से देखें तो देखिए आप लोग के मतलब आप लोगों ने अगर आप लोग की थोड़ी भी मतलब अगर थोड़ी भी अच्छी लैब है तो ये इंस्ट्रूमेंट जरूर देखने को मिलेगा। मतलब ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हर लैब में देखने को मिलता ही है। तो आप लोग यहाँ पे लैब में जाके देख सकते हो। बाकी देखिए हमारा यहाँ पे इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारा ये परफोरेटेड बास्केट होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये हमारा प्रेशर गॉज हो गया, ये हमारी लिड हो गई, स्टीम रिलीजिंग वॉल्व हो गया, सेफ्टी वॉल्व हो गया, ठीक है। और फिर ये हमारा स्टैंड होता है तो उसी के ऊपर रखा होता है और ये स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। तो ये होता है सिंपल सा ऑटोक्लेव। और वर्किंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए वर्किंग हमारे यहाँ पे द वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव देखिए टिपिकली इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो अपना जो भी मटेरियल उसको यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहला स्टेप आ जाता है हीटिंग। फर्स्ट वाटर इज हीटेड टू जनरेट स्टीम दैट फिल्स द चैम्बर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट टू बी स्टरलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाटर को हम लोग हीट करते हैं ताकि स्टीम जनरेट हो जाए। उसके बाद प्रेशराइजेशन, उसके बाद यहाँ पे देखिए द स्टीम प्रेशर इंक्रीजेज रेजिंग टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर है वो हमारा यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ के जो है लगभग 121 डिग्री से 134 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब थर्ड प्रोसेस हमारा फाइनल स्टरलाइजेशन, माने कि जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर है वो हमारा इफेक्टिवली किल्स बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स थ्रू प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड सेल डिस्ट्रक्शन। तो प्रोटीन को डीनेचर और सेल को डिस्ट्रॉय करके हमारा किल कर देती है। कूलिंग की बात करता है उसके बाद देखिए जब हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है द प्रेशर इज रिलीज एंड कंटेंट आर अलाउड टू कूल बिफोर रिमूवल। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी
अपना ऑटोक्लेव उसको थोड़ी देर कूल होने के लिए रख देते हैं। भाई बिल्कुल गरम गरम थोड़ी हम लोग यहाँ पे अपना मटेरियल को निकाल लेंगे, हमारा हाथ वगैरह जल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर कूल होने के लिए रखते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा स्टीम रिलीजिंग वाल्व है उसको निकाल देते हैं ताकि स्टीम निकल जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग्स यहाँ पे मतलब देखिए इसके अलावा भी कई सेटिंग्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सेटिंग्स हैं तो हमारा होता है, अगर हम लोग यहाँ पे 15 psi का प्रेशर मेंटेन करें तो टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, और अगर 30 psi तो टेम्परेचर हमारा 132 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी इसकी कुछ जनरल एंड कॉमन सेटिंग्स होती है। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट ऑटोक्लेव। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन तो इसका बहुत अनगिनत एप्लीकेशन है, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि स्टरलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा ये मेथड होता है, ठीक है। और देखिए ऑटोक्लेव यहाँ पे क्या होता है ना, ऑटोक्लेव अगर आप लोग देखोगे तो ये तो हमारा काफ़ी छोटे साइज़ का ऑटोक्लेव था। बाकी यहाँ पे इंडस्ट्री में ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के ऑटोक्लेव लगे होते हैं, आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोक्लेव बहुत डिफरेंट साइज़ के हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स हैं उनके स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शंस होते हैं उनका स्टरलाइजेशन हम लोग ऑटोक्लेव में ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आर्टिकल्स यहाँ पे रबर, प्लास्टिक या फिर ग्लास के बने होते हैं, ठीक है, जिनका स्टरलाइजेशन हम लोग हॉट एयर ओवन के थ्रू नहीं कर सकते, उसका स्टरलाइजेशन हम लोग ऑटोक्लेव से करते हैं। उसके बाद देखिए इन फूड प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे ऑटोक्लेव्स आर यूज टू स्टरलाइज कंटेनर्स एंड पैकिंग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी कंटेनर और पैकिंग है उसको स्टरलाइज करते हैं। उसके बाद देखिए जो भी पेट्री डिशेज हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, पिपेट्स हैं, और स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कल्चर मीडिया होता है, ज़्यादातर कल्चर मीडिया का स्टरलाइजेशन हम लोग यहाँ पे ऑटोक्लेव में करते हैं, ठीक है। मतलब कल्चर मीडिया जो हमारा होता है उसको बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए हम लोग ऑटोक्लेव का यूज करते हैं, ना कि हमारे कह सकते हो ड्राई हीट मेथड का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा बहुत ही सेफली स्टरलाइज हो जाता है बिना डैमेज हुए। और यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये है ना कि जैसे किसी भी चीज़ को जब हमें स्टरलाइज करना होता है तो सबसे पहले हम उसको रैप कर देते हैं। मतलब इस डायरेक्टली हम लोग ऑटोक्लेव में नहीं रखते, बल्कि उसको सबसे पहले थोड़ा सा एक कह सकते हो बाहरी किसी कवर से रैप कर देते हैं, फिर हम लोग उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए ऑटोक्लेव्स यूज प्रेशराइज्ड स्टीम विच कैन किल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड स्पोर्स। तो वही चीज़ है कि हमारा ये प्रेशराइज स्टीम यूज करता है जो कि बहुत इफेक्टिवली किल कर देता है। उसके बाद देखिए कंपेयर टू अदर स्टरलाइजेशन मेथड इसका जो है वर्किंग टाइम भी फास्ट होता है। मतलब ये लगभग जो है 15 से 30 मिनट में ही हमारा काम कर देता है। जैसे आप लोगों ने हॉट एयर ओवन देखा था, उसमें हमारे 1 से 2 घंटे लग रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे कैन स्टरलाइज अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स। मतलब यहाँ पे देखिए लगभग ये मतलब इसका यूज हम लोग किसी भी टाइप के मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे हॉट एयर ओवन में भी जो स्टरलाइज होते हैं वो भी यहाँ हो जाते हैं, और जो उसमें नहीं होते हैं वो भी यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, ग्लासवेयर, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद ऑटोक्लेव्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू ऑपरेट। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ आइटम्स को एक साथ स्टरलाइज करना है, उस केस में ये हमारा थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा इसका अच्छी चीज़ हो जाती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा सर्टेन हीट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स कैन बी डैमेज बाय हीट एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि डिसएडवांटेज में हमारा ये हो जाता है कि मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, ठीक है, तो वो हमारा ऑटोक्लेव में भी खराब हो सकता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हमारे ऑटोक्लेव में यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही है तो वो हमारा ऑटोक्लेव में भी खराब हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे भाई वही चीज़ है कि हमारा लाइट या फिर काफ़ी हाई एनर्जी कंजम्पशन तो देखने को मिलता ही है, और इसके अंदर हमें यहाँ पे मेंटेनेंस भी काफ़ी रखनी होती है। तो ये चीज़ इसके थोड़े से डिसएडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट ऑटोक्लेव। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने मॉइस्ट हीट के कुछ और कैटेगरी के बारे में। जैसे सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑटोक्लेव में हमारा 100 से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल 100 पे रखेंगे। अब इसके अंदर 2 प्रोसेस आ जाती हैं, टिंडलाइजेशन और बॉइलिंग। अब बॉइलिंग तो आप सभी को पता है, ये कोई नया टर्म थोड़ी है। बॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को अपना बॉयल करते हैं। बॉइलिंग फॉर स्टरलाइजेशन इज अ मेथड इन विच वाटर इज हीटेड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर के देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द हीट डिस्ट्रॉयज मोस्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड डिस्टर्बिंग सेलुलर प्रोसेस। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ ही चुके हो। हाउएवर बॉइलिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिलायबल मेथड। अब देखिए बॉइलिंग क्या होता है कि वाटर के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली, लेकिन बहुत ही रिलायबल मेथड नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरिया को तो किल कर देता है, लेकिन कुछ हमारे जो हीट रेजिस्टेंट पैथोजेंस होते हैं, जैसे स्पेशली जो हमारे स्पोर्स होते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा ये किल नहीं कर पाता है ज़्यादातर केस में, ठीक है। और फिर हमारा सेकंड प्रोसेस आता है टिंडलाइजेशन। अब देखिए इसको ना थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारा ऐसा मटेरियल है, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल है जो कि काफ़ी थोड़ा सा हीट सेंसिटिव नेचर का है। मतलब वो ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत कर लेगा लेकिन ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है, हीट सेंसिटिव है। तो भाई ऑटोक्लेव में क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर कितना लगभग 121 डिग्री सेल्सियस से लगभग 134 137 तक जा रहा है। तो इतनी हीट हो सकता है, हीट जो हमारा मटेरियल है वो बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन हमें यहाँ पे स्टरलाइज तो इसको भी करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसका स्टरलाइजेशन अपने टिंडलाइजेशन मेथड के थ्रू करेंगे। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए टिंडलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसको लगभग हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री से नीचे, सॉरी 100 डिग्री पे, ठीक है, मतलब कि लगभग हमारे मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे स्टरलाइज करते हैं, ठीक है, मतलब स्टीम के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया या फिर कह सकते हो उसके जो स्पोर्स फॉर्म है वो तो किल होता नहीं है, मतलब कह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन जो उसका स्पोर फॉर्म है वो थोड़ा सा कह सकते हो नहीं किल होगा। तो होता क्या है, देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स हमारा बैक्टीरिया वगैरह का ही एक फॉर्म होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, जैसे ही यहाँ पे मतलब ये एक बार इनको कह सकते हो, जैसे ही यहाँ पे इनका जो भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मतलब जो भी कह सकते हो नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, जब वो दोबारा पॉजिटिव हो जाता है तो ये स्पोर्स दोबारा से बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोगों ने एक दिन, ठीक है, एक दिन फर्स्ट दिन हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट डे हम लोगों ने उसको लगभग 30 मिनट्स तक, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कह सकते हो स्टरलाइज किया। तो वहाँ पे मान लीजिए इस मटेरियल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे, जितने भी कह सकते हो एक्टिव बैक्टीरिया थे, ठीक है, एक्टिव। जैसे स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स कह सकते हो इनएक्टिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि जल्दी किल नहीं होता है, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है। और बैक्टीरिया क्या होता है, यही इनका जो है एक्टिव या फिर वेजिटेटिव फॉर्म होता है। देखिए वेजिटेटिव का मतलब होता है एक्टिवली ग्रोथिंग बैक्टीरिया, ठीक है, और स्पोर्स मतलब होता है जो कि थोड़ा सा इनएक्टिव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जितने भी हमारे कह सकते हो जो भी एक्टिव बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पे किल हो गए पहले दिन में, ठीक है, हम लोगों ने जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर कुछ हमारे स्पोर्स फॉर्म बच गए। जैसे मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए हमारा जो सर्कल वाले हैं, ठीक है, ये हमारे स्पोर्स हैं, और ये हमारे कह सकते हो जो भी ट्रायंगल वाले हैं ये हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए समझिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पे लगभग जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए यहाँ पे इसको कह सकते हो हीट किया, ठीक है, स्टीम जनरेट करी। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हमारे लिविंग बैक्टीरिया थे वो मर गए, लेकिन जो स्पोर था वो बच गया, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए जब ये स्पोर यहाँ पे बच जाते हैं तो कुछ टाइम बाद ये दोबारा से अपने आप को लिविंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगले दिन क्या हुआ, ये जो स्पोर थे ये यहाँ पे लिविंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। तो अब बताइए, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको जो नेक्स्ट डे है, जो हमारा सेकंड है, अगर दोबारा हम लोग इसको यहाँ पे वही 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बॉयल करें, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे लिविंग बैक्टीरिया तो बचा है, तो अब ये भी किल हो जाएगा, है ना। और मान लीजिए अगर हमारा कोई ऐसा केस बच गया कि यहाँ पे भी कोई हमारा एक छोटा सा स्पोर था जो कि बच गया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इसको तीसरे दिन दोबारा से ये जो स्पोर बचा था, अब ये तीसरे दिन ये भी तो हमारा बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में। अब इस एक्टिव फॉर्म को अगर हम लोग यहाँ पे तीसरे दिन दोबारा से यहाँ पे गर्म कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अब तो ये पक्का मर जाएगा, यानी अब ये हमारा सोल्यूशन जो भी हमारा कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे टिंडलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको समझिएगा। टिंडलाइजेशन इज अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंटरमिटेंट हीटिंग डिजाइन टू डिस्ट्रॉय हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इंटरमिटेंट का मतलब वही होता है कि हम लोग यहाँ पे इसको जो है लगभग जो है 2 से 3 दिन तक परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। इट वाज सबसे पहले बात इसको डेवलप किया था जॉन टिंडाल ने, ठीक है, 19th सेंचुरी में। टिपिकली यूज्ड फॉर मटेरियल्स दैट कैन नॉट रेजिस्ट हाई टेम्परेचर एंड ऑटोक्लेविंग। तो इसका यूज हम लोग उन मटेरियल्स के लिए करते हैं जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर और ऑटोक्लेव को नहीं रेजिस्ट कर सकते, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहाँ पे किल हो जाएंगे, ठीक है, खराब हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मटेरियल इज फर्स्ट हीटेड अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 30 मिनट्स। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग पहले मटेरियल को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 10 से 30 मिनट तक, ठीक है, विच किल्स मोस्ट वेजिटेटिव सेल्स, जो कि यहाँ पे जितने भी कह सकते हो एक्टिवली डिवाइडिंग या फिर एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स हैं उनको यहाँ पे डिलीट मतलब किल कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म है वो मान लीजिए थोड़ा बहुत बच जाता है। आफ्टर हीटिंग मटेरियल इज अलाउड टू कूल एंड इंक्यूबेटेड फॉर 24 आवर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हीटिंग के बाद क्या होता है, मटेरियल को कूल होने देते हैं, फिर उसके बाद 24 आवर के लिए इसको कह सकते हो इंक्यूबेट स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस एनी सर्वाइविंग बैक्टीरियल स्पोर्स जर्मिनेट इनटू लिविंग सेल्स। तो वही चीज़ है कि इसमें क्या होगा, जो भी कह सकते हो हमारे कह सकते हो मान लीजिए हमारे कुछ स्पोर फॉर्म थे, ठीक है, तो ये हमारे जो है जर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब ये लिविंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Now the process is repeated over 2 to 3 days. Each time newly germinated cells killed by subsequent heat treatment. तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 दिन तक परफॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जितने भी हमारे न्यूली फॉर्म वेजिटेटिव सेल्स होंगे, ठीक है, वो हमारे कंप्लीटली किल हो जाएंगे और हमारा मटेरियल पूरी तरीके से स्टेरलाइज
हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे यहाँ पे टेंडलाइजेशन। और बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे भी हमारे 3 मेथड आ जाते हैं, स्टीम, पास्चुराइजेशन और इंस्पाइरेशन। अब देखिए स्टीम, जैसा आप लोगों को पता है कि स्टीम तो जनरली हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हमें यहाँ पे स्टीम के थ्रू स्टरलाइजेशन करना है, तो पहली बात तो देखिए ये हमारा बहुत ही लेस कॉमन होता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर मान लीजिए हमें करना ही है, पहली बात इसका यूज देखिए, इसका यूज हम लोग जो है बहुत ही हमारे हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए करते हैं। ठीक है, जो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अबव की टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमें यहाँ पे बहुत ही रिक्वायर्स लॉन्गर एक्सपोजर टाइम टू अचीव द सेम लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन एज हाई टेम्परेचर। तो वही चीज़ है कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमें करना ही है तो इसमें हमें बहुत ही लॉन्ग टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मोस्ट कॉमन, मतलब बहुत ही लेस कॉमन यूज्ड मेथड होता है, तो इसमें ज़्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, बाकी इसमें सेकंड हमारा आता है इंस्पाइरेशन। अब देखिए इंस्पाइरेशन हमारे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ना बिल्कुल हमारा सेम होता है टिंडलाइजेशन के थ्रू। मतलब टिंडलाइजेशन में हम लोगों ने अभी जो जो चीज़ें देखी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया को 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 3 दिन तक यहाँ पे हीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम चीज़ ही करते हैं। मतलब इसमें भी हम लोग यहाँ पे बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर 100 से कम यानी लगभग 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इन दिस मीडियम आर प्लेस्ड इन द स्लोप ऑफ एन इंस्पाइसेटर। ठीक है, मतलब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी के नाम पे हमारा इसका प्रोसेस का नाम इंस्पाइसेशन पड़ा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसके स्लोप पे मटेरियल को प्लेस कर देते हैं और 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए 3 सक्सेसिव डेज, मतलब लगभग 3 लगातार 3 दिन तक हम लोग यहाँ पे इसको हीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो हमारे जो भी बैक्टीरिया है वो हमारे यहाँ पे कह सकते हो किल हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी। तो देखिए इंस्पाइरेशन हमारा क्या होता है, इट इज ए स्टरलाइजेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग मीडिया कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू सॉलिडिफाई एंड डिसइंफेक्टेड। देखिए इसमें मेनली होता क्या है कि जो भी हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है उसके अंदर अगर मान लीजिए प्रोटीन वगैरह है तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और सॉलिडिफाई होने से आपको पता है क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो उसको यूज कर नहीं पाएगा, जब यूज नहीं कर पाएगा तो वो हमारे धीरे धीरे किल हो जाएंगे। बाकी देखिए इट इज मेनली यूजफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एग एंड सीरम बेस्ड मीडिया विच जनरली गेट डिस्ट्रॉयड एट हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इसका जो यूज है वो हम लोग ऐसे कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं जो जिसके अंदर हमें यहाँ पे एग या फिर सीरम वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि हमारे हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पे इंस्पाइरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फाइनली लास्ट मेथड के बारे में, तो ये हमारा आ जाता है पास्चुराइजेशन। और आई होप कि आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुन रखा होगा। मेनली यहाँ पे इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इट इज़ जनरली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। मतलब मिल्क को जो हम लोग यहाँ पे बॉयल करते हैं, ठीक है, वो हमारा इसी के अंडर में आ जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड और लिक्विड टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर जनरली बिलो 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू किल और इनएक्टिवेट हार्मफुल पैथोजेंस। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा कह सकते हो जिसमें भी हमें स्टरलाइज करना होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे हीट करते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक फिक्स पीरियड होता है उसमें हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं, जो कि हमारा किल कर देता है या फिर इनएक्टिवेट कर देता है हमारे हार्मफुल पैथोजेंस को। बाकी देखिए इसका नाम हमारे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनका माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बाकी ह्यू डेवलप्ड द प्रोसेस इन मिड 19th सेंचुरी, और इन्होंने इस प्रोसेस को मिड 19th सेंचुरी में डेवलप किया था। ठीक है, और बाकी हम लोग बात करें तो इसका यूज जनरली हम लोग जो है मिल्क के स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं, और ये लगभग जो है 90% बैक्टीरिया को किल कर देता है। मतलब मिल्क के अंदर ये 90% बैक्टीरिया किल कर देता है। ठीक है, कुछ एक दो हमारे बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा किल नहीं कर पाता है। बाकी देखिए जनरली इसके हमारे 2 मेथड होते हैं। पहला होता है होल्डर मेथड। अब होल्डर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि लगभग टेम्परेचर हम लोग 63 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हैं 30 मिनट्स तक, तब जाके हमारा पास्चुराइजेशन होता है। और फ्लैश मेथड, जैसे इसका नाम ही है फ्लैश, मतलब काफ़ी तेज़ी से, तो इसमें हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 63 से 72। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस करिएगा, टाइम हमारा सीधे 30 मिनट से घट के 15 से 20 मिनट नहीं सेकेंड्स, मतलब इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बहुत तेज़ी, मतलब कि टाइम हमारा बहुत कम हो जाता है। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को सिर्फ 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो यहाँ पे टाइम हमारा सीधे 30 मिनट से घट के 15 से 20 सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑटोक्लेव था, आई होप कि वो आप लोग को समझ आया होगा। बाकी हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।